गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल अपना चैप्टर शुरू करा था अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री क्या होती है, कॉलोनियल का मीनिंग, डेट्स इन हिस्ट्री, चूजिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स, कैसे हम डेट्स को चूज़ करते हैं, कौन सी डेट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। 7th क्लास में और 6th क्लास में आपने दो तरीके की सोर्सेज पढ़े थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोर्स मटेरियल। मतलब सोर्स मटेरियल का कहने का वैरायटी ऑफ सोर्स मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर स्टडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के सोर्स मटेरियल है जिससे हम इनको जान सकते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, कि जो भी ब्रिटिशर्स ने उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स बनाए हैं, सर्वे रिकॉर्ड्स, जो उस टाइम पे सर्वे हुआ था उनका रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर थे उनका रिकॉर्ड्स, एक्ट्स, कौन कौन से उन्होंने एक्ट निकाले थे, कौन कौन से रूल्स निकाले थे, क्या क्या लेटर्स उस टाइम पे लिखे जाते थे, डायरीज ऑफिशल्स की, ये सारे के सारे क्या है, हमारे आई विटनेस अकाउंट है। आई विटनेस मतलब जिनको हम देख सकते हैं, जो उस टाइम पे इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने लिखे थे। जो भी उस टाइम के लीडर रहे होंगे उन लोगों ने ये रिकॉर्ड्स लिखे थे, ये लेटर्स लिखे थे, एक्ट्स लिखे थे और इनको फिर संभाल के रखा गया था। इसके अलावा कोर्ट प्रोसीडिंग, जो भी उस टाइम पे कोर्ट में केस चलता था उनके भी रिकॉर्ड्स इसके अंदर रखे जाते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे हिस्ट्री को जानने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मेंटेन करके चलाया था, उनका स्ट्रिक्ट कंट्रोल था उसके ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस होते थे वो वेल डॉक्यूमेंटेड होते थे, मतलब जो भी एक्शन वो लेने वाले होते थे उनको वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर लिखा भी करते थे। दिस प्रैक्टिस क्रिएटेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज। इसी प्रैक्टिस को करना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं मेमोज, नोटिंग और रिपोर्ट। ये सारे के सारे रिटन में होते हैं, और उस टाइम पे जितने भी ब्रिटिशर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, सबके सब जो चीज़ें फॉलो वो करते थे, जो रूल्स निकालते थे, जो पॉलिसीज़ निकालते थे, वो एक रिपोर्ट के तौर पर, एक मेमो के तौर पर वो लिखा जाता था। उन्हीं को ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। The British also made efforts to preserve those documents which from village तहसीलदार to court, कि जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर वो बहुत और भी सारी चीज़ों को सेव करके रखते थे, जैसे विलेज तहसीलदार से लेकर कोर्ट तक जो भी डॉक्यूमेंट थे। विलेज तहसीलदार का मतलब क्या होगा, जो ये पता करते हैं, ये तहसीलदार का काम क्या होता है, लैंड को नापना कि कौन से व्यक्ति के पास कितनी लैंड है, रजिस्ट्री वगैरह करना। इसके अलावा कोर्ट में कौन कौन से केसेस हैं उनका रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रूम में सारे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रखा जाता था। दीज हेल्प हिस्टोरियन इन देयर स्टडी एट दैट टाइम। हिस्टोरियन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी इनको पढ़कर उस समय के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा आर्चीव्स एंड म्यूज़ियम वर ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड। म्यूज़ियम्स बनाए गए, आर्चीव्स बनाए गए, जहाँ पर इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स को संभाल कर रखा गया। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में 1920 में इस्टेब्लिश करा गया था। डॉक्यूमेंट अवेलेबल हेयर हैव हेल्प स्कॉलर्स। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखे गए हैं वो स्कॉलर्स की हेल्प करते हैं उस पीरियड की हिस्ट्री को जानने के लिए।
इट हाउसेस एक्चुअल प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो भी मीटिंग उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में होती थी, गवर्नमेंट क्या क्या ऑर्डर निकालते थे, क्या उनके लीगल एक्ट्स थे, लेटर्स थे, आई विटनेस अकाउंट्स थे, ऑफिसर्स की डायरीज थी, लेटर जो इंडियन लीडर्स ने लिखे थे एक दूसरे को, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, जो भी कोर्ट में केस चलता है, फरमान या फिर पुरानी बुक्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया में रखी गई हैं। ये फ़ोटो बनाई गई है उसकी नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट होता है हमारा नेशनल म्यूज़ियम, जो कि न्यू दिल्ली में है। म्यूज़ियम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। आप म्यूज़ियम में जाते हो, वहाँ पर देखते हैं कि पहली ट्रेन कब बनी थी और पहली ट्रेन कैसी बनी थी, या पहली साइकिल कैसी थी, पहले हम किस तरीके के टूल्स यूज़ करते थे, पहले लोग किस तरीके की ज्वेलरी पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पुरानी चीज़ों, पुराने टाइम के बारे में हमें बताती हैं। तो ये म्यूज़ियम्स वगैरह में रखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वे। सर्वे कैसा होता है, जैसे लोग घर घर जाते हैं और सर्वे करते हैं कि एक गांव में कितने लोग हैं, उन लोगों में कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने औरतें हैं, कितने आदमी हैं, कितने बच्चे हैं छोटे, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं। ये सब चीज़ें ये छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। द ब्रिटिश बिलीव दैट टू रूल एनी कंट्री एफिशिएंटली इट इज़ रिक्वायर्ड टू नो दैट कंट्री प्रॉपरली। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अगर हमें किसी कंट्री के ऊपर रूल करना है तो उस कंट्री के बारे में अच्छे से जानना होगा, जिसके लिए डिटेल्ड मैप तैयार किया जाता था 19वीं सेंचुरी में। कि किसी भी कंट्री को हम जानना चाहते हैं तो उस कंट्री के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इस कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, उसके बाद देखेंगे हर स्टेट में कितने सिटीज़ हैं, कितने लीडर हैं, वहाँ पर कौन कौन सा फिज़िकल फीचर है, कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर रिवर है, ठीक है। रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड इन द विलेज टू नो अबाउट द टोपोग्राफी। रेवेन्यू सर्वे मतलब पैसे वो लेते थे, लैंड पर रेवेन्यू लगाते थे कि एक लैंड अगर वो फर्टाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर खेती हो रही है, तो उसका जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा होगा, और जो सबसे बेकार है, बंजर है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, उसका रेवेन्यू थोड़ा कम होगा। तो ये रेवेन्यू सर्वे जो था वो विलेज पे जो उसकी टोपोग्राफी है, सॉइल की क्वालिटी है, मिट्टी कैसी है, मिट्टी अगर ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो मतलब एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो उसका पैसा ज़्यादा होगा। फिर फ्लोरा कैसे है, पेड़ पौधे, फौना, जानवर कैसे हैं, उसकी लोकल हिस्ट्री, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न कि किस तरह के वहाँ पर खेती करी जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने को ही सर्वे कहते हैं, कि एक कंट्री के बारे में वो अच्छे से जानते थे पहले। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century सेंसस सर्वे वर कैरिड आउट एंड दे वर हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर। कि 19th century के आसपास सर्वे जो होने लगे, उसमें ये देखा जाता था कि हर 10 साल में कौन से चेंजेस आते हैं। अगर 10 साल में कोई कंट्री में ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसका रेवेन्यू बढ़ा दिया जाता था, या फिर हम कह सकते हैं कि हर 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, वहाँ पर किस तरह से लोगों को बांटा जाता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, दी सर्वे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। सर्वे से क्या पता चलता था कि पॉपुलेशन का साइज़ कैसे है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि सर्वे में क्या होता है, लोग घर घर जाकर या गांव में घूमकर ये पता करते हैं कि कितने घर हैं, कितने घरों में कितने लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि एक गांव में लोग कितने हैं। दूसरा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कास्ट के बेसिस पे, कि कौन से कास्ट में कितने लोग हैं। सपोज़ करो एक गांव में मान लिया 50 लोग हैं, 50 में से उन्होंने ये भी देख लिया कि कितनी लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने ओल्ड है, कितने बच्चे हैं। एक ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फिर इसके अंदर हम ये लोग देखेंगे कि कास्ट, कौन सी कास्ट के लोग कितने हैं। फिर रिलीजन कि कास्ट भी देख लिया, आप धर्म देखेंगे कि मुस्लिम धर्म के कितने हैं, हिंदू धर्म के कितने हैं, सिख कितने हैं।
फिर आता है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में देखते हैं कौन कितने डॉक्टर हैं, कितने वर्कर हैं, कितने लोग छोटा मोटा काम करते हैं, तो ऑक्यूपेशन के उस पर भी इनको बांटा जाता है। ये सारे के सारे क्या है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सर्वे करने की। नेक्स्ट आता है हमारा मॉन्यूमेंट्स एंड टाउन्स। मॉन्यूमेंट्स के बारे में सभी को पता है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं पुराने ज़माने में जो बनाई गई थी, किले, रेजिडेंशियल ऑफिसेज, पब्लिक बिल्डिंग्स, क्वार्टर्स, जो ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे उस टाइम पर, ये सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में है, फोर्ट विलियम कोलकाता में है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। ये सारी चीज़ें उस टाइम पर बनवाई गई थी, और ये किसने बनवाई थी, ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने और भी टाउन्स बसाए थे। शिमला, समर में ब्रिटिश राज का वो कैपिटल हुआ करता था शिमला, और शिमला का हिस्ट्री में बहुत ही वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड। Official records try to favor and highlight the viewpoint of the government and administrator, but ignore the common people viewpoint। कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या क्या चीज़ें छुपाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड हमेशा फेवर में किसके रहता है, हाईलाइट्स किस चीज़ों को करता है कि गवर्नमेंट कैसी थी, और वो उसके प्लस पॉइंट हमेशा इसमें दिखाते हैं। उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेटर कैसा था या मिलिट्री कैसी थी, वो किस तरह से राज करते थे, किस तरह से कंट्री को चलाते थे, तो वो हमेशा उसके प्लस पॉइंट दिखाएगा। और क्या चीज़ नहीं दिखाएगा, लोगों का व्यू पॉइंट, लोगों की क्या फीलिंग थी, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या उनका दर्द था, क्या उनकी खुशी थी, ये सारी चीज़ें वो नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा वी नीड टू लुक एट अदर सोर्सेज सच एज ऑटोबायोग्राफी, कि हम और कौन कौन सी सोर्सेज से पता करते हैं हिस्ट्री के बारे में, ऑटोबायोग्राफी के थ्रू, ट्रैवलर्स अकाउंट के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू। इवन बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स थे जैसे कि विंसेंट स्मिथ, मैक्स म्यूलर, इन्होंने हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडियन की फ़िलॉसफी के बारे में बहुत कुछ लिखा था अपने ट्रैवलॉग में या अपने अकाउंट्स में। बुक्स जिसमें बुक्स दैट कंटेन कलेक्शन ऑफ स्पीचेस, कि ऐसी बुक्स जिसमें बहुत सारी स्पीचेस थी जो डिफरेंट लीडर्स ने दी थी। जैसे बाय नेहरू कुछ बुक्स लिखी गई थी, या कुछ वॉल्यूम भी बुक्स के तौर पर होते हैं। गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या क्या काम किए थे, और भी बहुत सारे लीडर्स के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उनके बारे में इसमें लिखा जाता है बुक्स में। जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या करा था, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या चीज़ें करी थी। बुक्स हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव को दिखाती है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो उस टाइम पर छापे गए थे, जिनकी मदद से हम उस टाइम के इंडियंस के व्यू पॉइंट, उनके ओपिनियन के बारे में भी जानते हैं, उनको समझते हैं। इसके अलावा उस टाइम पर जो न्यूज़पेपर थे वो इंग्लिश में भी छपते थे और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी छपते थे। वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है लोकल लैंग्वेज, जैसे तमिल, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, हिंदी, ये सारी लोकल लैंग्वेजेस है जो पर्टिकुलर स्टेट में बोली जाती है। इन्हीं लैंग्वेजेस को हम वर्नाकुलर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने मिरात उल अखबार शुरू करा था, जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर था पर्शियन लैंग्वेज में जिसको लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखी थी मराठी में, ये भी न्यूज़पेपर है। महारत्ता इंग्लिश में छापी थी। ऑल दीज न्यूज़पेपर, सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ भी होते थे। जो न्यूज़ होती थी वो कार्टून्स के थ्रू, लेटर्स के, एडिटोरियल के थ्रू दिखाई जाती थी। इसके अलावा उसमें अवेयरनेस, जैसे आज होता है ना हमारा जागो ग्राहक जागो या बिजली बचाओ, ये सारे थॉट्स होते हैं, ये हमें अवेयर करने के लिए होते हैं। तो ये सभी चीज़ें न्यूज़पेपर में भी छापे जाते थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स का क्या इंटेंशन था, कि ब्रिटिशर क्या करना चाहते थे इंडिया में, उसके बारे में भी छापा जाता था। क्योंकि ब्रिटिशर्स को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती थी, उनको लोकल लैंग्वेज तो आती नहीं थी। और इन्हीं न्यूज़पेपर की मदद से हमारे जो लीडर्स थे वो ब्रिटिशर्स की
काम के बारे में अपने न्यूज़पेपर में छापते थे कि क्या ब्रिटिशर्स गलत चीज़ें कर रहे हैं या किस तरह से वो लोगों में लड़ाई करवाना चाहते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ वो लाना चाहते हैं। अपनी लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में हमारे लीडर्स अपने न्यूज़पेपर में छापते थे, जिससे कि लोगों को उनके बारे में आसानी से पता चल जाए। लिटरेरी सोर्स के अलावा मैप, फोटोग्राफ और पेंटिंग भी हमारे इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। फोटोग्राफ्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट जो इम्पोर्टेंट लीडर्स यूज़ करते थे, मोटिवेशनल सॉन्ग्स जो उस टाइम पर गाए जाते थे ताकि लोगों के अंदर मोटिवेशन आए कि किस तरह से हमें ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है, ये भी उस टाइम की इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। नाउ दे आर केप्ट इन ऑल इंडिया रेडियो आर्चीव्स। जैसे हमारे म्यूज़ियम में हमारा ये नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है, ऐसे ही ऑल इंडिया रेडियो आर्चीव्स में इन सब चीज़ों को रखा जाता है। इन सारे सोर्सेज, ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय द एजुकेटेड पीपल, क्योंकि ये सारे लिखने पढ़ने वाली चीज़ें थी। फोटोग्राफ्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, हमारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एजुकेटेड पीपल ने लिखी थी। और इसमें हमें उस टाइम के ट्राइबल लोगों के बारे में, पीसेंट्स, गांव के लोगों के बारे में, माइन वर्कर्स जो माइंस का काम करते हैं, पुअर पीपल जो गलियों में रहते हैं, उनके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। उनका एक्सपीरियंस उस टाइम पर कैसा था, उनकी हिस्ट्री कैसी थी, कैसे वो लोग हम लोगों से अलग थे, ये उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उन सब चीज़ों के बारे में हम इन्हीं सोर्सेज के थ्रू ही पढ़ते हैं। इसके अलावा वो हमें डीप नॉलेज भी देते हैं। और दिस कैन बी डन बाय अ थॉरो एंड अनबायस्ड स्टडी दैट वी विल अटेम्प्ट टू डू। इसमें हमें अनबायस्ड स्टडी के बारे में पता चलता है कि लोगों के बीच में किस तरह से भेदभाव करा जाता था जो अब हम लोग नहीं करते हैं, या उस टाइम पे लोगों के साथ कौन कौन से गलत एक्टिविटीज़ करी जाती थी। ठीक है, आपका चैप्टर ओवर हो गया है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस बुक के बीच में है, चैप्टर के बीच में, ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज करेंगे अपनी, आपसे हो सकती है तो आप लोग करके देख लो, अदरवाइज़ मैं खुद से कराऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।